वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे समाज शास्त्र BA द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं हेतु, और यह लेक्चर होगा लगभग बात की जाए चौथा, लेकिन जो है चैप्टर जो होगा आपका तीसरा होगा। इससे पहले आपको पता होगा कि निर्धनता से संबंधित जो है चैप्टर 1 जो है आपके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग, उस पर हमने जो है लगभग 50-60 मिनट का लेक्चर, लगभग 50 से 55 मिनट का लेक्चर था। उसको हमने निर्धनता के कारण के बारे में, निर्धनता क्या होती है, निर्धनता की परिभाषा, निर्धनता के अर्थ, निर्धनता के कारण, निर्धनता का परिणाम, निर्धनता के बारे में मतलब विस्तृत फॉर्म में अध्ययन में आपको बताया था कि निर्धनता से कोई भी प्रश्न एग्जाम से में आए तो वह आप छोड़ करके नहीं आएंगे उस वीडियो को देखने के बाद में। तो निर्धनता हो गई थी। उसके बाद में हम जातिवाद को समझा था। उसमें हमने जाति की परिभाषा को समझा था, जातिवाद को समझा था, जातिवाद की अवधारणा को समझा था। अब जाति से संबंधित जितने भी मुद्दे होते, जाति वर्ग क्या होते हैं, उन सभी के बारे में आपको बता दिया था। चैप्टर 2 भी आपका कंप्लीट हो गया था। उसके बाद में अब चैप्टर 3 के बारे में हम चर्चा करेंगे उसी श्रृंखला में, ठीक है। तो आइए बात कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और ध्यान रखेंगे, आज जो है बहुत सारे छात्र छात्राओं का कमेंट होगा कि सर जी जब पॉलिटिकल साइंस BA फर्स्ट ईयर की क्लास होनी थी तो उसी समय आपने सोशियोलॉजी BA सेकेंड ईयर की क्लास कैसे लगा दी। तो एक दिन आपका ब्रेक जो है इसी प्रकार से, आपकी क्लासेस तो डेली होंगी। अब हो सकता है किसी दिन सेकंड ईयर की हो जाए, किसी दिन थर्ड ईयर की हो जाए, किसी दिन जो है फर्स्ट ईयर की हो जाए। हालांकि अब मैं 9 बजे फर्स्ट ईयर क्लास लाऊंगा और मैं सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए बाकायदा से टाइम फिक्स कर दूंगा कि हाँ इस दिन आपकी क्लास जो है चलेगी। अब सब्जेक्ट वाइज मैं एक प्रकार से डिवाइड कर दूंगा कि हाँ सोमवार को ये सब्जेक्ट चलेगा, मंगलवार को ये चलेगा। इसी प्रकार से मैं डिवाइड करने वाला हूँ, जल्द ही आपके सामने डिवाइड कर दूंगा। हालांकि आज का वीडियो आप सभी लोग देखिएगा। इसके आज के वीडियो के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे भाई। आज जो हमको पढ़ना है, हमको क्या पढ़ना है, एक मिनट में समझिए कि हमको पढ़ना क्या है, सोशियोलॉजी। ओके, क्या पढ़ना है भाई, सोशियोलॉजी हमको पढ़ना है। ओके, यहाँ पर BA सेकेंड ईयर के बारे में हमको पढ़ना है। BA सेकेंड ईयर में पेपर का नाम आप क्या है, इंडियन सोसाइटी इशूज़ एंड प्रॉब्लम्स, अर्थात भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएं आपके पेपर का नाम है। उन्हीं मुद्दों और समस्याओं में से एक समस्या कौन सी है आपकी आज की, लैंगिक असमानता। क्या है, लैंगिक असमानता के बारे में हमको पढ़ना है आज की वीडियो में। ओके, तो BA सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी। ओके, क्या है, सोशियोलॉजी। ओके, सोशियोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं भाई, समाज शास्त्र कहते हैं। तो आपको पता होगा कि हम समाज शास्त्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं, समाज शास्त्र। ओके, तो लैंगिक असमानता के बारे में यहाँ पर समाज शास्त्र, जो कि क्या है, भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएं पेपर का नाम है आपके, पेपर 1 भारतीय समाज। ओके, दिखाई नहीं पड़ रहा है, पता नहीं कैसे, एक मिनट रखिएगा। हाँ, भारतीय समाज दिखाई पड़ रहा है, भारतीय समाज, सामाजिक विघटन इसी को भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सब भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएं, एवं मुद्दे एवं समस्याएं, इस पेपर का नाम है। तो मतलब कि इंडियन सोसाइटी, अंग्रेजी में इंडियन सोसाइटी इशूज़ एंड प्रॉब्लम्स। चलिए अंग्रेजी में ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसको ऐसे रखने दीजिए। तो जो है BA सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी, भारतीय समाज एवं मुद्दे एवं समस्याएं, इंडियन सोसाइटी इशूज़ एंड प्रॉब्लम्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात आपने समझा। उसमें हम क्या पढ़ेंगे आज, उसमें भी हम क्या पढ़ेंगे, चैप्टर 3 के बारे में। ओके, चैप्टर 3। और चैप्टर 3 में जो हम मैंने बताया था कि अध्ययन की सुविधा के हिसाब से मैं खुद ही कैटेगराइज करूँगा कि क्या कब पढ़ाना, ठीक। तो चैप्टर 3 में हमको क्या पढ़ना है, वैसे ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, अब आप ध्यान रखेंगे। चैप्टर 2 में हम क्या 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 पढ़ना है भाई, लैंगिक असमानता। ओके, लैंगिक असमानता, लैंगिक असमानता, असमानता के बारे में पढ़ना है। नोट डाउन करते रहिएगा सारे मुद्दे को यहाँ पर। तो लैंगिक असमानता के बारे में हमको पढ़ना है। सबसे पहले समझिए लैंगिक असमानता होती क्या है, इसके अर्थ को समझेंगे। उसके बाद में इसकी वैसे परिभाषा देना तो उतनी कठिन काम जो है एक प्रकार से नहीं है, तो विद्वानों ने इसके बारे में विस्तृत फॉर्म में नहीं बताया है, बट इसको हम जो है अपनी परिभाषा के हिसाब से आपको बताने का प्रयास जरूर करेंगे। सबसे पहले आप समझिए लैंगिक असमानता होती क्या है। लैंगिक मतलब क्या होता है, लिंग। लैंगिक मतलब यहाँ पर किससे तात्पर्य है, लिंग, अर्थात जो है लिंग के आधार पर हम देखेंगे। असमानता मतलब होता है भेदभाव, भेदभाव। तो लिंग के आधार पर, अगर लिंग के आधार पर, इसका मतलब क्या है कि लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर अगर हम भेदभाव करें किसी में,
लिंग के आधार पर अगर हम भेदभाव करते तो ये क्या होगा, लैंगिक असमानता। लैंगिक असमानता को एक और नाम से आना आता है, इसी को क्या कहते हैं, लैंगिक विषमता। क्या, लैंगिक विषमता, या फिर विषमता ही बोल देते हैं, लैंगिक विषमता। तो विषमता बोले या फिर लैंगिक असमानता बोले, बात एक ही है, ठीक है। लैंगिक विषमता और लैंगिक असमानता एक ही बातें हैं, ठीक। इतनी बात क्लियर हुई। तो लिंग के आधार पर जब भी स्त्री और पुरुषों में भेदभाव किया जाता है तो वही क्या हो जाएगा, वही मेरे भाई आपका हो जाता है लैंगिक असमानता। आप लोग लिखिएगा, परिभाषा लिखिए इसकी फटाफट से। आप परिभाषा क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि जब किसी समाज में, परिभाषा लिखिए, जब किसी समाज में, जब किसी समाज में लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुषों में, स्त्री और पुरुषों के जीवन शैली कार्य करने की क्षमता एवं, तो हमने क्या बताया कि जब किसी समाज में लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुषों के जीवन शैली कार्य करने की क्षमता हो गई, या फिर जो है समाज में प्रतिष्ठा की बात हो, कोई प्रतिष्ठा की बात हो, या समाज में बात की जाए कोई उच्च पद की बात हो, या राजनीतिक सत्ता की बात हो, या फिर किसी प्रकार का अधिकार, किसी भी प्रकार का अधिकार देने के लिए जब किसी समाज में लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुषों के जीवन शैली कार्य करने की क्षमता, प्रतिष्ठा, पद, राजनीतिक सत्ता, राजनीतिक गरिमा, या किसी भी अन्य प्रकार का, आप लिख दीजिए किसी भी अन्य प्रकार का, यहाँ पर लिख दीजिए किसी भी अन्य प्रकार का अधिकार देने से वंचित, या फिर देने से वंचित रखा जाता है, मतलब या फिर देने के लिए किसी को ज़्यादा या फिर किसी को कम दिया जाता है। आप ऐसे समझिए कि स्त्री को कम दिया जाता है किसी तो पुरुषों की तुलना में, तो वो चीज़ें होती है, मतलब प्रतिष्ठा, राजनीतिक किसी अन्य प्रकार का अधिकार देने से वंचित रखा जाता है, देने से किसी एक वर्ग या फिर जैसे कि मेल है तो मेल को या फीमेल को, किसी एक वर्ग को, मैं ऐसे लिख देता हूँ, किसी एक वर्ग को, वर्ग से तात्पर्य यहाँ पर मेरा है कि चाहे स्त्री और पुरुष जो भी लिंग के आधार पर बटे हुए हैं, तो किसी एक वर्ग को वंचित रखा जाए, किसी एक वर्ग को कुछ मामलों में, कुछ या अधिकांश, ऐसे लिखिए, बड़ी अच्छी परिभाषा बन रही है आपकी, कुछ या अधिकांश मामलों में, ऐसे आप बना करके लिखिएगा, कुछ या अधिकांश मामलों में क्या हो, कुछ या अधिकांश मामलों में, या फिर कुछ या अधिकांश मामलों से वंचित रखा जाए, फिर वंचित रखा जाए, ठीक है, वंचित रखा जाए। इस प्रकार का भेदभाव ही लैंगिक असमानता कहलाता है। क्या कहलाता है, लैंगिक असमानता कहलाता है, ठीक। तो ये परिभाषा एक प्रकार से आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, इसको आप भी संशोधन इसमें कर सकते हैं, मतलब कि लिंग के आधार पर जब भी किसी समाज में स्त्री और पुरुषों के हिसाब से कि हाँ ये स्त्री है, इसको ये काम करने के लिए ये काम इसको करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए,
जब भी स्त्री और पुरुषों की तुलना की जाए, मतलब कि इसके हिसाब से कि हाँ ये काम स्त्री करेगी, ये स्त्रियों के बस की बात नहीं है, कोई सामाजिक प्रतिष्ठा देना हुआ या कई प्रकार की चीज़ें होती, कुछ आधार होते हैं इसको भी डिनोट करने के लिए। कहाँ जैसे मंदिरों में कभी कभी जाने के लिए स्त्रियों पर रोक लगाया जाता है, जैसे सबरीमाला मंदिर आपने देखा होगा, बट वो चीज़ अलग की बातें हैं। किसी क्षेत्रों में देखेंगे कि पुरुषों को उतना अधिकार नहीं जितना महिलाओं को है। जैसे नवरात्रि में आप बात करेंगे, एक जो है नवरात्रि में आप देखेंगे कि 9 कन्याएँ खाती हैं, और कभी कभी आप देखते हैं कि जो है लड़के खाते हैं बैठ कर के। तो उसमें कई प्रकार की चीज़ें होती, कहीं पर कन्याओं की मतलब कहीं पर स्त्रियों की प्रतिष्ठा गरिमा और उनकी सत्ता ऊंची है, तो कहीं पर स्त्रियों की, कहीं पर आप देखते हैं पितृसत्तात्मक व्यवस्था होती है। किसी मतलब अलग अलग समाजों में आप देखते हैं, अलग अलग समाजों में देखेंगे कहीं पर पितृसत्तात्मक पर जो है प्रकार से क्या होगा, पितृसत्तात्मक परिवार होगा, पितृसत्तात्मक परिवार होगा, और कहीं पर क्या होगा, मातृसत्तात्मक परिवार होगा, मातृसत्तात्मक परिवार होगा। और पितृसत्तात्मक परिवार क्या है भाई, पितृसत्तात्मक परिवार का मतलब होता है जिसका क्या हो, पिता जो है मुखिया हो घर का, पिता मुखिया होता है। किसी किसी घर में क्या होती, माता मुखिया होती है। और चूंकि पिता और माता में जब पिता मतलब अधिकांश चीज़ों में मतलब अधिकतर जो है यही फंडा होता है, अधिकतर जो है जगहों पर, अधिकतर समाजों में पिता जो होते हैं वही जो है घर चलाते, वही मुखिया होते हैं, वही जो होते हैं हर कार्य करते हैं। और स्त्री मतलब लगभग यहाँ पर गृहिणी का ही कार्य आप देखेंगे जो है, जो यहाँ पर होता है पितृसत्तात्मक परिवार में पिता की एक प्रकार से यहाँ पर इनकी प्रधानता होती है, वो जो है पुरुषों की प्रधानता होती है, प्रधानता यहाँ पर किसकी प्रधानता होती है, यहाँ पर माता की प्रधानता होती है, ठीक है, इसकी होती है माता की प्रधानता होती है, ठीक। तो कहीं ना कहीं पे ये भी एक प्रकार से क्या होता है, कई प्रकार की चीज़ें होती है। थोड़ा सा आधार हम देख लेते हैं कि आखिरकार जो है लैंगिक असमानता के कुछ आधार हैं, उनको देख लेते हैं। उसके बाद में लैंगिक जो है असमानता के कारण भी हैं, उनको देख लेते हैं। कुछ विद्वान ऐसे जो कि लैंगिक असमानता को नहीं मानते कि लैंगिक असमानता जो है ये ठीक है, कि हाँ ये जो है अगर पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को उतने अधिकार दे दिए जाएंगे तो उससे क्या होगा, या फिर घर चलाने के लिए या फिर किसी भी मामलों में अगर स्त्रियों को आगे कर दिया जाए तो ये क्या होती हैं, कई कारण बताए गए हैं कि जो है इनकी जो मानसिक संवेदना होती है पुरुषों की तुलना में अधिक होती है, या किसी की बातों में बहुत जल्दी आ जाती हैं। और उसके साथ ही साथ इनके बारे में अगर कोई बखान कर दे या फिर कोई चीज़ अधिक मात्रा में इनके प्रफुल्लित करवा दे तो इससे क्या होता है, ये ज़्यादा मतलब कि एक प्रकार से संवेदनशील हो जाती हैं। तो इसलिए इनको उन कार्यों से, कुछ कार्यों से वंचित रखा गया है। तो वही प्रकार से जो वंचित रखा गया है वही क्या है, लैंगिक असमानता होती है। अर्थात लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुषों में भेद करना ही क्या कहलाता है, लैंगिक असमानता कहलाती है। एक लाइन परिभाषा कि लिंग के आधार पर जब स्त्री और पुरुषों में किसी समाज विशेष में भेद या विभेद किया जाता है, इस प्रकार का भेद या विभेद लैंगिक असमानता कहलाती है। बस इतना सा लिखना है आपको, ठीक। अब आइए थोड़ा सा एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद में हम इसके कुछ जो है और भी चीज़ों को देख लेते हैं कि इसके कुछ आधार हैं, उन आधारों को हम समझ लेते हैं, ठीक। इसको मैं मिटा दूं, उसके बाद में आप सभी लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सबसे पहले ले लीजिए, उसके बाद में क्या लेंगे। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि आखिरकार समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से लैंगिक असमानता के कौन कौन से आधार हो सकते हैं, किन आधारों पर हम स्त्री और पुरुषों में विभेद देख सकते हैं, और आखिरकार कैसे जो है किसको हम कह सकते हैं कि हाँ ये चीज़ जो है लैंगिक असमानता हो सकती है। तो एक तो सबसे पहला मुद्दा यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे, सबसे पहला मुद्दा आप देखेंगे यहाँ पर कि समाज जो है पारिवारिक तथा सामाजिक निर्णयों में स्त्री पुरुष की भूमिका। आप पारिवारिक निर्णयों के लिए अगर आप देखेंगे तो परिवार में देखेंगे, कहीं पर हमने आपको बताया था कहीं पर पितृसत्तात्मक परिवार होता है, कहीं पर मातृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था होती है। तो कहीं पर माता जो है सामाजिक निर्णय लेती है, और कहीं पर बात की जाए तो पुरुष सामाजिक निर्णय लेते हैं कि हाँ जो है हमारा लड़का क्या करेगा, या फिर समाज में कोई चीज़ आ गई तो समाज में ऐसे कोई आपका लड़का कैसे किसी के यहाँ पर जाकर के चोरी कराता है तो आपकी माता कहीं कहीं पर आपको दंड देती है, कभी आपके पिता देते हैं। तो उसमें भी कहीं कहीं पर होता है कि समाज में अगर कोई कार्य हो गया, उस समाज के कार्यों पे भी जो है दंड देना हुआ, या सामाजिक कार्यों में प्रतिभाग लेने की दृष्टि से हुआ, तो कौन देगा उसको, मतलब कि कौन जो है निर्णय करेगा उसके मामलों में, परिवार का निर्णय हो या फिर कोई समाज का निर्णय हो। तो उसमें जो है स्त्री और पुरुषों की भूमिका भी अलग अलग होती है अलग अलग समाजों में। कहीं पर स्त्री जो है इन सभी मतलब कि सामाजिक निर्णय लेती है, कहीं पर पारिवारिक निर्णय में जो है स्त्रियाँ लेती हैं अधिक मात्रा में, कहीं पर जो है पुरुष लोग लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर पुरुषों और स्त्रियों के बीच में आप देख सकते हैं कि हाँ विभेद हो गया लैंगिक, मतलब कि चूँकि माता जो है इसका एक प्रकार से क्या, ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है,
तो लिंग के आधार पर क्या होगा, इन दोनों के कार्यों में विभेद हो गया, क्योंकि कहीं पर जो है सामाजिक निर्णय माता ले रही है किसी समाज में, और किसी में जो है पुरुषों को अधिकार प्राप्त है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो गई कि पारिवारिक मतलब परिवार में होता है कि कौन मुखिया होगा, तो ये चीज़ हो गई। दूसरा आधार क्या हो सकता है, स्त्री पुरुषों को प्राप्त सामाजिक सहभागिता के अवसर। हो सकता है कहीं पर सहभागिता प्रदर्शित हो या फिर कहीं पर कंपटीशन वगैरह हो, उसमें स्त्री और पुरुषों जो है सामाजिक सहभागिता जो है उसके अवसर में भी आप अंतर देख सकते हैं कि वहाँ पर भी आपको विभेद देखने को मिल जाए कि हाँ स्त्री को थोड़ा सा कम अवसर मिल गया, सामाजिक सहभागिता हो या फिर कहीं पर कंपटीशन की। आप जैसे कि कोई आप नौकरी के लिए आज बात देख लीजिए कि तो स्त्रियों को जैसे कि जहाँ पर 5 फुट 6 इंच होती है वहीं पर उनको थोड़ा सा कम मिलता है, या फिर कई मामलों में उनके लिए थोड़ा सा कम व्यवस्था की गई कि हाँ चूँकि वह शारीरिक रूप से जो है थोड़ा सा कम जो है एक प्रकार से होती है, बट इसमें ऐसा नहीं कि कम होती हैं, हर क्षेत्र में ठीक ठाक है मामला, हर क्षेत्र में आप देखते हैं, लेकिन उनके लिए एक विशेष व्यवस्था की जाती है, तो वही एक असमानता सा आपको दिखाई पड़ता होगा समाज में। तो वो होगा सामाजिक सहभागिता के अवसर पर, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है व्यक्तिक सामाजिक और आर्थिक जीवन में प्राप्त स्वतंत्रता। तो कुछ व्यक्तिक जीवन में स्वतंत्रता होती है जो कि पुरुषों को प्राप्त होती है, कुछ महिलाओं को प्राप्त होती है। कुछ सामाजिक स्वतंत्रता पुरुषों को प्राप्त होती है सामाजिक रूप से, कुछ महिलाओं को प्राप्त होती है। अब पुरुषों को यहाँ पर सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है कि वह कहीं पर आ जा सकते हैं गाँव वगैरह में, और गांव की जो महिलाएं होती हैं वहाँ पर जाने आने में कुछ मात्रा में रोक होता है, घूंघट वगैरह जो प्रथा होती है उसमें भी कई मात्रा में जो है कोई अगर उनसे बड़ा बैठा है चारपाई पर तो वो नीचे बैठेंगे। इस प्रकार से कई प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो कुछ व्यक्तिगत होती मतलब कि एक प्रकार से व्यक्तिगत होती हैं, मतलब पर्सनल होती हैं, कुछ सोशल होती है अर्थात सामाजिक, कुछ आर्थिक जीवन से अर्थात कुछ इकोनॉमिकल सेट से कि पैसे कौन वगैरह, क्योंकि पैसे कौन कमा रहा है उसके हिसाब से डिनोट होता है। तो ये भी आधार बन सकता है कि हाँ किसको क्या स्वतंत्रता प्राप्त होगी समाज में। ठीक, तो आर्थिक जीवन में स्वतंत्रता हो या सामाजिक जीवन में हो या व्यक्तिगत जीवन में हो, ये भी स्वतंत्रता जो है एक प्रकार से क्या होती है समाजशास्त्री दृष्टिकोण से लैंगिक असमानता के आधार है। उसी के साथ साथ स्त्रियों के प्रति मनोवृत्ति तथा वास्तविक व्यवहार, स्त्रियों के प्रति जो है मानवीय व्यवहार जो होता है या स्त्रियों के प्रति जो मनोवृत्तियाँ हैं लोगों की वह, और साथ ही साथ वास्तविक व्यवहार क्या होता है उसको लेकर के भी ये भी एक आधार होता है। क्योंकि आप देखेंगे समाज में स्त्रियों के प्रति एक जो है कहीं कहीं पर नकारात्मक तो कहीं कहीं पर उच्च कोटि के विचार भारतीय समाज की दृष्टि से आते हैं, तो वह भी एक प्रकार से आधार बनते हैं किसमें लैंगिक असमानता की दृष्टि से। उसके बाद में राजनीतिक जीवन में स्त्रियों के अधिकारों की सीमा, आप देखेंगे जो है राजनीतिक अधिकारों में भी स्त्रियों के अधिकारों की सीमा रखी गई है कि अगर राजनीतिक क्षेत्र में वोट डालना हुआ या फिर कई मामलों में जो है उनको जो है अलग अलग क्षेत्रों में उनके अधिकारों को कम किया गया है, फिर उनकी अधिकारों में उनके अधिकारों को क्या कर दिया गया, सीमित कर दिया गया कि हाँ तुम यही चीज़ें कर सकती हो। तो सीमित अधिकार हो गए स्त्रियों के, और यही सीमित अधिकार यह दर्शाते हैं कि जो है लैंगिक असमानता अभी भी हमारे समाज में विद्यमान है। अब लैंगिक असमानता क्यों सही है और क्यों नहीं सही है, इसके भी कई कारण है। तो लैंगिक असमानता को कुछ विद्वान सही मानते, कुछ विद्वान गलत मानते हैं। तो आखिरकार हम देख लेते हैं कि जो है किस प्रकार से लैंगिक असमानता जो है सही है समाज में। तो हम देखेंगे कि चूँकि लैंगिक असमानता गलत है, अगर ये बात कि लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति में भेदभाव किया जाए कि हाँ ये स्त्री है पुरुष है, तो वह थोड़ा सा गलत है, लेकिन सही भी है अपने स्थान पर। तो सही कैसे उसको देख लेते हैं। लैंगिक असमानता अगर मैं मेरे हिसाब से बात की तो मेरे हिसाब से भी थोड़ा बहुत होनी चाहिए। समाज में लैंगिक असमानता जब तक नहीं रहेगी तब तक समाज का एक प्रकार से जो मापदंड है, सामाजिक मूल्य है, उनका क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो सकेगा। इसीलिए लैंगिक असमानता का होना भी परम आवश्यक है समाज की दृष्टि से। तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से आधार है। कुछ आधार है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको हम देखते हैं। ठीक, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका सभी लोग फटाफट से। तो अब आइए हम बात कर लेते हैं कि जो है लैंगिक असमानता के कुछ कारण हैं। उन कारणों पर देख लेते हैं कि आखिरकार कुछ ऐसे कारण हैं जो यह बताते हैं कि आखिरकार लैंगिक असमानता सही क्यों है। लैंगिक असमानता होनी चाहिए पूर्ण रूप से। लैंगिक असमानता अगर समाज से ख़त्म हो जाती है तो उससे समाज पर नकारात्मक प्रभाव या स्त्रियों की मानसिकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। अब उस बातों पर हम थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने पहला मुद्दा लिखा हुआ है लैंगिक असमानता के कारण में। पहला चीज़ ये है कि सर्वप्रथम विद्वानों ने यह कहा, सर्वप्रथम विद्वानों का यह तर्क रहा है या फिर विद्वानों ने यह तर्क दिया था। कौन सा तर्क कि महिलाएं जो होती हैं
महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार मिलने से क्या होगा, परिवार की जो आर्थिक स्थिति होगी, मतलब कि जब पुरुष कमा रहा है और ऐसा हो कि जो उसकी पत्नी हो वह भी कमाने लगे, मतलब कि जो है औरत जो हो वह भी कमाने लगी, तो जब स्त्री और पुरुष दोनों कमाएंगे तो क्या होगा, जो उसके आर्थिक जीवन की समस्याएं हैं और जो मतलब जैसे कि बात की जाए वो रुपए पैसे मतलब अधिक आने लगेंगे। इससे क्या होगा, निर्धनता की जो समस्या होगी वह दूर हो जाएगी। जब पति और पत्नी दोनों कमाएंगे तो जो ये समस्या होगी कि आर्थिक समस्या जो होती है इस परिवार में मुख्यतः वो ख़त्म हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार अवश्य हो सकता है। तो यह बातें बिल्कुल सही है कि हाँ आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन उससे कुछ सामाजिक स्थितियों पर भी प्रभाव पड़ेगा। एक स्थिति अगर सुधरेगी तो दूसरी स्थिति आपकी गड़बड़ भी हो सकती है। आगे विद्वानों ने कहा कि लेकिन आजीविका उपार्जित करने से, आजीविका मतलब क्या होता है, जीविकोपार्जन करने के लिए अगर स्त्रियां कमाने पर उतर आएंगी, लेकिन आजीविका उपार्जित करने से स्त्रियों में मानसिक तनाव इतना बढ़ जाएगा कि उनके व्यक्तित्व का संतुलित विकास नहीं हो पाएगा। जिस प्रकार से अगर लगातार वो टेंशन में रहीं और लगातार काम पर फोकस करती गई तो आने वाले समय में जैसे कि उनके जो है पालन पोषण चाहे बच्चों का हुआ या फिर उनका जो व्यक्तित्व होता है जो फिर उनका विकास सही तरीके से नहीं हो सकेगा। इसीलिए जो है यह एक प्रकार से बात की जाए तो मनोवैज्ञानिक या फिर जब चाइल्ड डेवलपमेंट जब आप चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें मनोवैज्ञानिक जो मनोविकार हैं या फिर बात की जाए जैसे कि जो विकास होता है, चाहे वह बाल्यावस्था में हो चाहे प्रौढ़ावस्था में हो, चाहे वह बीच की दो अवस्थाएं अर्थात जो है पहले तो शैशवावस्था, किशोरावस्था और बाल्यावस्था, तो इन सभी में जो विकास होना होता है वो विकास सही तरीके से नहीं हो पाएगा इसका। तो इसीलिए जो है ये लोगों ने बताया कि जो है इससे तो आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है, लेकिन मानसिक तनाव स्त्रियों में बढ़ जाएगा और मानसिक तनाव बढ़ने से जो बच्चे होते हैं उनके विकास पर भी प्रभाव आएगा। क्योंकि बच्चों का विकास जो होता है पहले से, जब एक प्रकार से बच्चे का बहुत मतलब जब बच्चा माँ के पेट में होता है तभी से माता के गुण जो होते हैं बच्चे के अंदर धीरे धीरे आने लगते हैं। और जब उस समय मान लेते हैं जब बच्चे जो है माता गर्भ से है और उस समय मान लेते हैं कि वह कार्य करने पर जा रही है, कोई ऐसा कार्य कर रही है जो कि मानसिक टेंशन देता है, उसको तनाव देता है, तो उसके कारण से क्या होगा, जो बच्चा होगा वह भी ठीक इसी प्रकार कुछ बच्चे पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए जो है इससे क्या होगा, संतुलित विकास ना तो उस माता का हो सकेगा और ना ही जो है उसके जो आने वाले जो संतानें हैं उनका हो सकेगा। तो इससे क्या होगा, जो पीढ़ियाँ होगी उसमें भी थोड़ा बहुत परिवर्तन आ सकता है। उसके बाद में क्या हो सकता है और भी देखते हैं। तो लैंगिक असमानता को लोगों ने इसीलिए थोड़ा सा कुछ विद्वानों ने जो है इसको गलत ठहराया, मतलब कि लैंगिक असमानता समाज में कुछ थोड़ी बहुत होनी चाहिए। अब ऐसा ना हो कि लैंगिक असमानता बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, लेकिन अगर लैंगिक असमानता ज़रूरी है। कुछ मामलों में स्त्रियां पीछे हैं तो उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ आप देखते होंगे कि उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो कहीं ना कहीं पे ये भी ज़रूरी है कि हाँ जो वो पीछे हैं या फिर कुछ मामलों में या फिर जो चीज़ें कई मामले हैं तो उनमें उनको आगे किया जा रहा है। तो ये भी लैंगिक असमानता अगर होती तो मान लीजिए सबको बराबर अधिकार दे, सबसे बराबर कार्य ले, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं ना। तो कुछ अंतर तो प्रकृति के द्वारा, अगर प्रकृति ने वहाँ से अंतर करके भेजा तो यहाँ पर अगर हम उसमें ज़्यादा छेड़खानी करेंगे तो उससे भी एक प्रकार से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ओके, कैसा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ओके, ये बात भी ध्यान रखेंगे। आइए आगे हम देखते हैं दूसरे क्या है। लैंगिक असमानता को पूरी तरह समाप्त करने से विवाह विच्छेद की समस्या में बढ़ोतरी हो सकती है, अर्थात वृद्धि हो जाएगी विवाह विच्छेद में, तलाक की समस्या बढ़ जाएगी। वैसे ही 1955 के बाद से 1954-55 में जब आप देखेंगे एक तो हिंदू विवाह अधिनियम आया और एक विशेष विवाह अधिनियम आ गया था। तो उसके कारण से क्या हुआ है, उसके कारण से मेरे प्यारे दोस्तों आपने देखा होगा कि उसके कारण से विवाह विच्छेद की जो है मतलब कि जो संख्या उसमें बढ़ोतरी हुई है। समाज में कई घर टूटे हैं, उनको आप देख सकते हैं। तो जब ये विवाह विच्छेद की समस्या क्यों बढ़ेगी, क्योंकि क्या होगा, लैंगिक असमानता जब पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी तो स्त्री और पुरुषों की तुलना में भेदभाव नहीं रह जाएगा। इसके कारण से क्या होगा, भारतीय समाज पर काफ़ी इसका गलत प्रभाव पड़ेगा, काफ़ी बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। क्योंकि अभी यहाँ के लोग उससे सहमत या फिर उतना ज़्यादा जो है डेवलप या फिर उतना ज़्यादा डेवलप नहीं बोल सकते उसको यार, उतना ज़्यादा जो है एक प्रकार से मॉडर्न नहीं है, आधुनिक नहीं है कि उन चीज़ों को एक्सेप्ट करें। वो अभी पुरानी परंपरा रीति रिवाज जो चल रहा है उससे क्या होगा, जब उससे क्या होगा कि लगेगा उनको कि ये पीढ़ी संघर्ष का मामला आ जाएगा, तब अंतर पीढ़ी संघर्ष की भी समस्या बढ़ जाएगी। ये होगा तो ठीक, आगे भी समझते हैं। नेक्स्ट है क्या कि महिलाएं मानसिक रूप से अधिक संवेदनशील होती हैं। क्या महिलाएं जो है मानसिक रूप से क्या होती है, अधिक संवेदनशील होती है। कोई अगर एक बात 10 बार रो करके चिल्ला करके कोई बात बोलो तो उस पर क्या हो जाए, दया लग जाएगी उनको। तो मतलब कि वो गलत और सही का निष्कर्ष नहीं निकालने में फंसेंगी और तुरंत जो है जो आगे आएगा
वही करेंगी। तो कहीं ना कहीं पे ये देखा, महिलाएं जो होती मानसिक रूप से अधिक संवेदनशील होती हैं, इनको कोई भी बरगला सकता है। मतलब कि आप 10 बार 6 बार इनकी बड़ाई कर दो कि हाँ तुम ऐसी हो, तुम ऐसी अच्छी हो, या फिर कई चीज़ें होती हैं, तो ये तुम्हारी साड़ी अच्छी है, फिर कुछ भी अच्छी है, या कुछ आपने बोल दिया उसकी बड़ाई कर दी अच्छे तरीके से, तो क्या हो जाएगा, मतलब वो जो चाहोगे आपको मिल जाएगा। मतलब जैसे कुछ लेना, जैसे अभी इतने तमाम सारे लोग मांगने वगैरह आते हैं, तो ऐसे खूब करके मतलब कि कई प्रकार की चीज़ें ले जाते हैं। तो आप देखेंगे मानसिक जो महिलाएं होती मानसिक रूप से अधिक संवेदनशील होती हैं, अतः पूर्ण समानता की दिशा में उनके शोषण की संभावना भी बढ़ सकती है। मतलब शोषण भी हो सकता है उनका अधिक संवेदनशील होने के कारण से, क्योंकि ये बाहर भी जाएंगे और कई प्रकार की चीज़ें, बाहर कई प्रकार के लोग मिलते हैं, तो उससे क्या होगा, कई प्रकार के शोषण हो सकते हैं। इससे कई प्रकार की एक प्रकार से जटिल संभावनाएं समाज में भी, मतलब जटिल समस्याएं भी समाज को देखने को मिल सकती है, परिवार के लोगों को झेलनी पड़ सकती है। तो इसलिए भी यह एक प्रकार से पूर्ण रूप से, अगर मैं नहीं कहता कि लैंगिक समानता या फिर समाजशास्त्री कहते हैं, मेरी कोई सी ऐसी धारणा नहीं, ये बातें जो है आपको पुस्तकों में मिल जाएंगी। ये बातें जो हमने यहाँ पर बोर्ड पर लिखी, ये विद्वानों के द्वारा ही कही गई हैं। तो इसीलिए जो है इस बात से मेरा कोई मतलब पर्सनल जो है रिक्वायरमेंट है, पर्सनल बातें मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये चीज़ें लिखी हुई हैं। नहीं तो आप किसी, इसमें बहुत सारे लोग हैं कि कहें कि लैंगिक असमानता को सर जी सही बता रहे हैं। लैंगिक असमानता होनी चाहिए, नर नारी एक समान कभी नहीं हो सकते और ना हुए थे, यह बात भी ध्यान रखेंगे। उनको प्रकृति ने अलग बना करके भेजा, तो कुछ ना कुछ उनके जो है सोचनीय प्रवृत्ति में, कुछ ना कुछ उसकी मानसिक संवेदनाओं में अंतर अवश्य होगा। अब उस अंतर को अब ज़्यादा ये बनो कि बड़ी अम्मा बनो कि हाँ नहीं उसको हमको बराबर कर देना, तो उससे समाज पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। आप देखते होंगे विदेशों में कई प्रकार की चीज़ें, वहाँ के समाज मतलब एकदम से भ्रष्ट हो चुके हैं। अब भारतीय समाज बचा, उसमें भी आप देखते होंगे शहरों में भी ऐसा हो चुका है कि अब कई प्रकार के जो है चीज़ें आने लगी समाज में। तो वो चीज़ें अलग की बातें किसी चर्चा करेंगे, जो बदलते परिवेश है समाज के, उस चैप्टर के अंतर्गत हम देख लेंगे। आगे देखते हैं महिलाओं के जीवन में अनैतिकता। नेक्स्ट है क्या, महिलाओं के जीवन में अनैतिकता का खतरा बढ़ सकता है। उनमें जो मोरलिटी होता है वो डाउन हो जाएगी। जब ये होगा तो उससे क्या होगा, मोरलिटी डाउन होगी, अर्थात अनैतिकता में क्या होगा, वृद्धि होगी। अनैतिकता का खतरा जो है बढ़ सकता है महिलाओं के जीवन में। साथ ही साथ क्योंकि जो है महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं को बाहरी दुनिया के बारे में अधिक अनुभव उतना नहीं होता है, और जब उनको जो है अधिक अनुभव नहीं होता है किसी भी क्षेत्र में, तो अगर किसी भी व्यक्ति को अनुभव नहीं है उसमें जाकर चले जाओगे तो उसमें फंस जाओगे ना। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। वहीं विद्वान लोग आगे और कहते हैं कि आर्थिक और राजनीतिक जीवन में महिलाओं की सहभागिता से, मतलब अगर मान लेते हैं कि जो है स्त्रियां कमाने लगी, या फिर जो है उनको राजनेता के दर्जा पर, आप देखते हो कि होता है, अब तो सब चलता है, मतलब ये है। लेकिन पूर्ण रूप से लैंगिक असमानता जो है अगर ख़त्म कर दी जाए तो यह भी एक प्रकार समाज पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। कहने का मतलब ये है, पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन हाँ लैंगिक असमानता कुछ मात्रा में अंतर होना चाहिए, रखना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ों पर जो अंतर है उनको ख़त्म कर देना चाहिए, मतलब समानात्मक रूप से चलना चाहिए। ठीक, तो आर्थिक और राजनीतिक जीवन में महिलाओं की सहभागिता से परिवार के विघटन की अधिक संभावना हो सकती है, क्योंकि इसकी स्थिति में बच्चों का पालन पोषण एवं परिवार व्यवस्थित नहीं रहेगा। मतलब जो एक प्रकार से मान लेते हैं पुरुष कमाने चला गया, तो स्त्रियों का काम है कि घर पर हैं, अपने बच्चों को पढ़ा दे रही हैं शाम को, या फिर उनके लिए टिफ़िन वगैरह का प्रोग्राम, मतलब टिफ़िन बांध दे रही हैं, या फिर उनको अपनी पिता का प्यार नहीं मिल पा रहा तो माता का प्यार मिल पा रहा है, इसीलिए वो अपने पिता को एक प्रकार से थोड़ा सा भूल करके भी जो है अपने जीवन यापन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पे अगर जो है माता और पिता दोनों कमाने चले जाएंगे, दोनों जो है एक प्रकार से अलग क्षेत्रों से बिजी रहेंगे, तो क्या होगा, बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और वही बच्चे क्या बनेंगे आगे चल करके, वही बच्चे आप अपराधी बनेंगे। उनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा, जो उनका मन करेगा घर में करेंगे। हो सकता है कुछ गलत कार्य करे, कोई अगर नौकर आपने घर में रखा तो हो सकता है कि नौकर की बात ना माने, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, बच्चा जो होगा एक प्रकार से बिगड़ जाएगा पूर्ण रूप से, और इससे क्या होगा, इससे आपराधिक समस्या भी और बढ़ेगी। बच्चा मद्यपान हो सकता है सेवन करने लगे, मदिरा सेवन करने लगे, या फिर सिगरेट वगैरह पीने लगे, कई प्रकार के जो है नशीले पदार्थों का भी सेवन कर सकता है, गलत संगति में पड़ सकता है बच्चा। ठीक, तो इससे माता का या पिता का, दोनों में से किसी एक का घर पर होना आवश्यक है, और ज़्यादा से मात्रा में अधिकतर माता का होना घर पर आवश्यक है, क्योंकि माता के द्वारा बताए गए जो कथन होते हैं उनसे बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो इसीलिए ये चीज़ें यहाँ पर जो है हो सकती हैं। आगे क्या है कि धार्मिक कारण, कुछ ऐसे धार्मिक कारण है जिससे लैंगिक असमानता नहीं होनी चाहिए। धार्मिक कारण क्या है
या जो है भारतीय समाज की बात की है तो भारतीय समाज में आप देखें जैसे कि जो है मुस्लिम समाजों में आप देखते हैं कि हाँ वो जो है काला काला कपड़ा होता है, तो मतलब बुर्का उसको कहते हैं, तो वो जो है औरतें पहनती हैं, तो वो भी एक प्रकार से क्या है, पर्दा प्रथा का एक प्रकार से ही रूप है। आप हिंदुओं में देखते होंगे कि घूंघट वगैरह हो मतलब जो है स्त्रियाँ लोग कर लेती हैं, तो वो भी एक प्रकार से क्या है, वह एक प्रकार से असमानता ये कि जो पुरुष लोग हैं वो खुले में घूम सकते कहीं पर, लेकिन महिलाएं जो हैं उनके लिए पर्दा की व्यवस्था की गई है। तो इससे क्या होता है, धार्मिक कारण भी इसमें जो है बड़े ही करते हैं कि कुछ लोग ऐसे करते हैं कि लैंगिक असमानता नहीं समाप्त होनी चाहिए। क्यों नहीं? क्योंकि उनके धार्मिक कारण है, चूँकि धर्म में उनके बताएगा कि हाँ स्त्रियों को ये स्वतंत्रता नहीं होए या पुरुषों को ये स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन धार्मिक कारण जो है एक प्रकार से वो तो मेरे हिसाब से एकदम से नेगलेक्ट है, उनको नहीं मानना चाहिए कि हाँ पर्दा प्रथा। जब भगवान ने कोई उसको पास चेहरा दिया, जो कुछ ही बनावट है उसकी, तो उसको मतलब आप छुपा करके चलना एक प्रकार से वो बेवकूफ़ी ही है। तो कोई चीज़ छुपा करके अगर आप चल रहे हैं, या फिर जो भी आपके पास प्रकृति के द्वारा प्राप्त है उसको आप हमेशा से छुपा करके चल रहे हैं, और चेहरा कोई छुपाने वाली चीज़ है, चेहरा तो आप भाई सभी लोग देख सकते हैं। तो ये तो मतलब इतना नहीं, लेकिन हाँ कुछ मात्रा में मैंने बताया कि हाँ कुछ मात्रा में नेगलेक्ट प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे, लेकिन अब चेहरा छुपाने से या इससे कोई प्रभाव वैसे समाज पर नहीं पड़ना है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ठीक। और क्या है, एक तो दूसरा क्या है कि स्वभाव से जो होता है, स्वभाव से कोमल होती हैं कौन? नारियां, मतलब जो औरतें होती हैं वह स्वभाव से क्या होती, कोमल होती बहुत ज़्यादा, और उस कोमल होने के कारण से हो सकता है कि महिलाएं सार्वजनिक समस्याओं का मुकाबला ना कर सकें, और इसके कारण से क्या हो, समाज की समस्याएं उनका मुकाबला ना कर सकें और उस समस्याओं का उन पर गलत प्रभाव पड़ सके। तो इस प्रकार से कई प्रकार की संभावनाएं हो सकती हैं। तो इसलिए अगर आप निष्कर्ष तरह मतलब कि आपसे पूछा जाएगा कि लैंगिक असमानता क्या है, भारत में लैंगिक असमानता के कारणों की चर्चा कीजिए, आपसे ऐसे पूछेगा एग्जाम्स में, तो आप इन कारणों को बता दीजिएगा। शुरुआत में जो हमने परिभाषा बताई और जो आधार बताए उसको उसकी परिभाषा में बता दीजिएगा कि लैंगिक असमानता लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष में किया गया भेदभाव, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, ऐतिहासिक रूप से हो, या कई अन्य प्रकार के कल्चरल अर्थात धार्मिक रूप से हो, सांस्कृतिक रूप से हो, कई प्रकार से स्त्री और पुरुषों में अलग अलग स्थानों पर जो है अंतर देखने को मिलता है, और उन्हीं अंतर को, उन्हीं भेदभाव को, उन्हीं प्रकार के किसी को अधिक मात्रा में जो है कार्य करने की मतलब छूट होती है, किसी को कम मात्रा में, किसी को किसी मतलब कि स्थान पर छूट मिलती है, किसी को किसी स्थान पर छूट मिलती है। तो अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो है लिंग के व्यक्तियों को अलग अलग प्रकार की छूट मिलती है। जैसे बस में आप बैठे हैं तो महिला सीट एक प्रकार से रिजर्व है, बसों में या फिर ट्रेनों में आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं प्रकार की महिलाओं के लिए सुविधा है, बड़ी उचित सुविधा है, बड़ी अच्छी सुविधा है, क्योंकि वो क्यों सुविधा दी गई, चूँकि वह उनकी जो है स्वभाव है, कोमल हैं वो, और उसके अंदर शरीर से भी उतना ज़्यादा जो है एक प्रकार सबल नहीं है। तो इसके कारण से क्या होता है कभी कभी कि उनके लिए एक प्रकार से उचित व्यवस्था सरकार के द्वारा भी की जाती है, चाहे रक्षाबंधन में आप देखते हो फ्री बस कर दिया जा रहा हो, कई प्रकार के नियम वगैरह निकाले जाते हैं। तो ये सब क्या होता है, लैंगिक असमानता के ही प्रकार से तरफ से होता है कि हाँ लैंगिक असमानता समाज में थोड़ा सा हो और थोड़ा सा नहीं भी हो। सरकार इसको ख़त्म करने के भी पक्ष में है और नहीं करने के भी पक्ष में हो सकती है, क्योंकि इसको पूर्ण रूप से ख़त्म करना भी एक प्रकार से समाज पर इसका नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। और अगर पूरा एक प्रकार से इसका लैंगिक असमानता जटिल भी हो जाए, और लैंगिक असमानता के बढ़ने से भी समाज को खतरा है और घटने से भी समाज को खतरा है, इसलिए लैंगिक असमानता एक सधी तुली मात्रा में होनी परम आवश्यक है किसी भी समाज के लिए। तो यह बातें आपको ध्यान रखनी होगी। तो लैंगिक असमानता क्या है, यह भी एक प्रकार से समस्या तो है समाज की, लेकिन इस समस्या का निदान भी इसी में है कि उस समस्या को समानात्मक रूप से देखा जाए, उसके लिए उचित व्यवस्था की जाए। ठीक, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जो धर्म ग्रंथ होते हैं उनके हिसाब से जो बताई गई चीज़ें हैं उन पर भी फोकस करें, और आधुनिक परिस्थितियों के हिसाब से उसमें थोड़ा चेंजमेंट कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये चीज़ें होती हैं। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सारी बातें क्लियर हुई। गुड नाइट, ऑल ऑफ यू, सभी लोगों को गुड नाइट। और बातचीत बिल्कुल भी कमेंट सेक्शन में ना करिए, ज़्यादा बेटर रहता है उससे, ठीक है, क्योंकि बातचीत करने से आपकी मानसिकता जो होती है और दूसरे व्यक्तियों पर को भी प्रभावित करती है। तो आप अकेले में जो भी कुछ करना है वो करें जा करके, लेकिन बीच में आकर के यहाँ पर कमेंट सेक्शन में अपने मनोभावों को जो है एक प्रकार से दिखाना, ये कहीं की समझदारी नहीं होती है। ठीक, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, ऑल ऑफ यू।